ओके बेटा जी, हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्टिंग का फेज़ आप लोगों ने वो जो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन का लाइफ साइकिल पढ़ा है, उसमें आप जानते होंगे कि ये रियलाइजेशन फ़ेज़ का के दोनों टॉपिक्स हैं। रियलाइजेशन फ़ेज़ के अंदर ये दोनों चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी और टेस्टिंग भी। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इनका क्या रोल होता है, ये जानने से पहले हम पहले वाले स्टेजेस को ज़रा रिमाइंड करते हैं कि हमने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स से गो थ्रू होते हुए, उसकी मॉडलिंग करते हुए उसकी रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज कर लिया है। यानी कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट वेल प्रिपेयर्ड है यहाँ तक आने तक। अब हम उससे आगे चलते हैं तो हमारे पास ईआरपी वेंडर्स जो होते हैं उनके पास बने बनाए मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स का नाम देते हैं। किसी भी ईआरपी वेंडर के पास जब आप जाते हैं तो आपके लिए स्पेशली कोई भी मॉड्यूल प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी जिस स्टेज के अंदर हम जा रहे हैं 2020 के अंदर बहुत सारे वो मॉड्यूल्स ऑलरेडी बिल्ट अप कर चुके होते हैं। अब उन मॉड्यूल्स की कस्टमाइजेशन बाकी होती है। उन मॉड्यूल्स को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनेज करना जो होता है वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ईआरपी सिस्टम जो होते हैं ये स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए नहीं बनाए जाते, ये जनरलाइज्ड होते हैं। लेकिन जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट फाइनल करते हैं तो उसके मुताबिक हमने उनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि उस कंपनी के स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना शुरू कर दें। इस प्रोसेस को हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बाज़ दफ़ा तो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसके अंदर माइनर चेंजेस आती हैं, जिस तरह से हम कहते हैं लोगो तब्दील करना है, जिस तरह से कंपनी का नेम तब्दील करना है, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेडिंग सिस्टम मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है। एग्ज़ामिनेशन जो होता है एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर वो एनुअल भी हो सकता है और सेमेस्टर सिस्टम भी हो सकता है। तो मॉड्यूल बना हुआ होता है, उसके मुताबिक जस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है, यानी कि हमने कुछ माइनर चेंजेस करनी होती हैं। और बाज़ जगह पे उसमें कुछ मेजर चेंजेस, जिसमें कुछ कोडिंग के थ्रू आपने रिपोर्ट्स नई जनरेट करनी है, कुछ नए टेबल्स क्रिएट करने हैं, कुछ नए व्यूज़ क्रिएट करने हैं, कुछ नए यूज़र्स उस सिस्टम के अंदर ऐड करने हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है, किसी बने हुए स्टैंडर्डाइज्ड ईआरपी मॉड्यूल को अकॉर्डिंग टू यूज़र स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट चेंज करना उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस तरह हमने बात की कि बाज़ दफ़ा मेजर होती है, बाज़ दफ़ा माइनर होती है, तो हम उसको फेजेस कहते हैं। दो तरह के फेजेस होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है बेसलाइन फेज़। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, असल में जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया होता है ना, जो हम पिछले चैप्टर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं, जो एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना है उसको सामने रखते हुए हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करते हैं। अगर वो सामने रखते हुए यानी कि टॉप प्रायोरिटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही, इसका मतलब वो ईआरपी मॉड्यूल इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड ही नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं कि हम जब अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सामने रखते हैं तो ईआरपी वेंडर एक ऐसा मॉड्यूल आपके सामने रखता है जिससे कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। और एक जनरल स्टैंडर्ड मॉड्यूल की बजाय आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आम तौर पे बहुत माइनर चेंजेस करनी पड़ती हैं। हम कहते हैं कि जी इसमें कोई प्रोग्रामिंग इन्हांसमेंट नहीं करनी पड़ती, यानी कि आपने उसके अंदर कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं करनी। माइनर चेंजेस, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने उन ऑप्शंस के दरमियान स्विच करना है। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दो तरह के ग्रेडिंग सिस्टम है, एक होता है रिलेटिव और एक होता है ग्रेडिंग। फॉर एग्जांपल एक ईआरपी वो यूनिवर्सिटी के साथ डील करता है, तो वो जस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ईआरपी की और ग्रेडिंग की, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नेम चेंज कर दिया, लोगो चेंज कर दिया, फैकल्टीज़ ऐड कर दी। तो ये माइनर जो चेंजेस हैं विदाउट कोडिंग इन्हांसमेंट्स, इनको हम कहते हैं बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन तो कोई कितना भी परफेक्ट मॉड्यूल हो उसके लिए मैंडेटरी होती है, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी के साथ डील करती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जो वेंडर कोई ऐसा मॉड्यूल दे दे जो कि 50% रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा हो, तो ये कभी भी एक वैलिड मॉड्यूल नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको फाइनल फेज़ जो रिक्वायरमेंट फाइनल लाइन जिसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके सिस्टम
को रिक्वायर्ड है तो हम उसको 100% एक्सेप्ट जो है ना तसव्वुर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एक बना बनाया मॉड्यूल है। जैसे ही कंपनी ने अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सामने रखा, ERP वेंडर आपको एक मॉड्यूल प्रेजेंट करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होता है। तो हम कहते हैं क्विकली रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट्स हैं विदाउट एनी मेजर इन्हांसमेंट, मेजर चेंज इन द कोडिंग, माइनर चेंजेस के साथ आपके सामने एक मॉड्यूल प्रिपेयर आपको नज़र आता है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि आपको उसके अंदर मेजर कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। मेजर से मुराद ये है कि आपके पास एक सिस्टम है जो कि 40 to 50% रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर रहा है। अब वो जो 60% रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको एक और मॉड्यूल चाहिए होता है, यानी कि उसके अंदर एनहांसमेंट करनी पड़ेगी या उसके साथ कोई पैचअप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से मुराद बेटा ये है कि आपके सिस्टम के अंदर मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब कोडिंग के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, वो डेटाबेस के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, वो कुछ व्यूज़ के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, रिपोर्ट्स के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। आइटरेटिव प्रोसेस से मुराद ये है क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे पिछली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया कि हम बात कर रहे होते हैं स्कोप ऑफ सिनेरियो, प्रोसेस एंड फंक्शंस। इन तीनों चीज़ों के दरमियान क्या लिंक है, आप लोगों ने कल की क्लास में हायरार्की के बारे में डिस्कस किया था। सिनेरियो जो होता है वो एक ओवरऑल व्यू है। एक सिनेरियो के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, और एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो कि पहले जो है ना फंक्शन 1 को कंप्लीट करेगा, फंक्शन 2 को करेगा, फंक्शन 3 को, एंड सो ऑन, इसी तरह से करता चला जाएगा। सो ये आइटरेटिव प्रोसेस है क्योंकि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो कि आपके स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स का पार्ट नहीं होती, उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है, उनके अंदर इन्हांसमेंट्स की जाती हैं। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई हैं वो स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल नहीं है, उनके लिए फिर सिस्टम के अंदर वो चेंजेस लेके आई जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है, कोई अक्सर मॉड्यूल्स पैचअप उसके साथ करने पड़ सकते हैं ताकि इस रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ साइकिल्स टू कंप्लीट इन अ सीक्वेंस। हमारे पास नंबर ऑफ़ साइकिल्स होते हैं जिनको एक सीक्वेंस के अंदर कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। अब इसी चीज़ को ज़रा समझें तो हम कहते हैं कि जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्चुअली वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोसेस किसी ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोसेस की, ताकि हम उसको बेस लाइन सोल्यूशन तक ले जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको हर एक फंक्शन के लिए फंक्शन के गिर्द जाना पड़ता है। जब एक फंक्शन पूरा हो जाता है तो उसके साथ दूसरा फंक्शन, फिर तीसरा। जब एक सीरीज़ में तमाम सीक्वेंस में तमाम फंक्शंस हो जाते हैं, इसका मतलब आप एक प्रोसेस को कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब उस प्रोसेस के साथ जो दूसरा प्रोसेस है, चाहे उससे हम कहते हैं बैक पे है या फॉरवर्ड पे है, उसके अंदर तमाम फंक्शंस हैं, उनको देखा जाएगा। फिर उससे आगे तो मल्टीपल प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होंगे। जब मल्टीपल प्रोसेस कंप्लीट होंगे तो अल्टीमेटली आपका सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ इन सर्कुलर वे करनी पड़ती हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, अ फुली कॉन्फ़िगर्ड कंप्लीट सिस्टम। आपके सामने एक कंप्लीट सिस्टम प्रिपेयर होकर आ जाता है, ठीक है। ये इसका जो हम कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट है इसकी। तो अभी तक को सम अप करते हैं। ERP सिस्टम जो हम कहते हैं कि कोई भी ERP सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट नहीं होता, उसके अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं। अगर तो किसी मॉड्यूल के अंदर माइनर चेंजेस करनी पड़ती हैं ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करना शुरू कर जाए, तो उसको हम कहते हैं बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपको मेजर चेंजेस करनी पड़ती हैं एक साइक्लिक मेथड के अंदर ताकि आप तमाम फंक्शंस को कंप्लीट करें, दैन तमाम प्रोसेस कंप्लीट करें, तो अल्टीमेटली आप सिनेरियो को अचीव कर लें, तो आपकी ये वाली चेंजेस जिसके अंदर आपको कोडिंग और इन्हांसमेंट्स करनी पड़ती हैं इन अप्रोप्रिएट साइकिल्स, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। और इसके इन कॉन्फ़िगरेशंस को कंप्लीट करने के बाद आपकी 100% रिक्वायरमेंट जो है वो मीट होना शुरू हो जाती हैं थ्रू दैट ERP मॉड्यूल। तो दो तरह की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, बेस लाइन एंड फाइनल। देन हमारे पास आता है कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट। अब ये क्या चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट? आपको पता है कि जब भी कोई ERP मॉड्यूल या कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया के अंदर बनाया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की जाती है। आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा
कि किसी भी सॉफ्टवेयर की सक्सेस जो होती है वो उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर होती है, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम के अंदर चेंजेस आती हैं वैसे वैसे उसका डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है। अगर उसका डॉक्यूमेंट अपडेटेड नहीं है तो सिस्टम लेगेसी सिस्टम बन जाएगा, जो कि बाद में हम कहते हैं मॉडिफाइबल नहीं रहता। उसकी जो मेंटेनेबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब देखें, जो ERP मॉड्यूल बना था उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थी, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन थी, यानी कि जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर एग्जांपल उसमें हमने डेटाबेसेस को चेंज किया, हमने नई रिपोर्ट्स ऐड की, हमने सिस्टम के अंदर जो कोडिंग को चेंज किया है, हमने उसके फ्लो चार्ट्स को चेंज किया है, उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप कंपैरिजन करते हैं जो का प्रीवियस सिस्टम सेटअप था और जो आपने नया सेटअप अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस किया, दोनों के स्क्रीन शॉट्स लिए जाते हैं। ठीक है, दोनों के स्क्रीन शॉट्स लेके और उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर टीम को कन्वे किया जाता है। कोर टीम को बताया जाता है कि पहले सिस्टम में ये चीज़ें थी, ये कोडिंग थी, डेटाबेस के व्यूज़ ये थे, डेटाबेस के लॉजिकल मॉडल्स ये थे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाके जब नई चेंजेस परफॉर्म की जा चुकी होती हैं तो फिर जो चेंजेस की गई हैं उनके स्क्रीनशॉट्स कोर टीम के हवाले किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कंसल्टेंट टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो कंसल्टेंट टीम को ये चीज़ें क्यों नहीं दी जा रही, कोर टीम को किस लिए समझाई जाती हैं, इसको अगली स्लाइड पे जाके देखते हैं। तो ये चीज़ें कोर टीम को कन्वे कर दी जाती हैं ताकि आपका सिस्टम ERP सिस्टम किसी भी लेवल पे जाके किसी भी स्टेज पे लेगेसी सिस्टम ना हो। उसके अंदर क्योंकि ये मॉडिफिकेशंस हुई हैं, उसके अंदर अपग्रेडेशंस हुई हैं, तो डॉक्यूमेंट के अंदर भी वो तमाम अपग्रेडेशन जो है ना वो प्रोड्यूस की जाती हैं। लेकिन उनके स्क्रीनशॉट्स या पिक्टोरियल व्यू क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो कोर टीम होती है बाज़ दफ़ा उसमें जो लोग होते हैं वो कंप्यूटर के हवाले से नॉन टेक्निकल होते हैं। ठीक है, तो कल को फ्यूचर में जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी ताकि सिस्टम मेंटेनेबल रहे या सिस्टम नई जो अपडेट्स हैं उनके साथ पैचअप क्रिएट करता रहे, तो उसके लिए कोर टीम को उसके बारे में तमाम मालूमात प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जी एक वैलिडिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि किस तरह का डॉक्यूमेंट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लोग चाहते हैं उसको मूव कर दिया जाता है, उसका टेम्पलेट मूव कर दिया जाता है ताकि लोग बता दें कि जी इस तरह की जो है ना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दें हमें। यानी कि जब सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस प्रोड्यूस की जाती हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में लोगों से राय ली जाती है, लोग अपने इनपुट दे देते हैं, जो उसके अंदर टेक्निकल स्टाफ होता है वो बता देता है कि इसके अंदर किस किस तरह की जो ना वो डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में वो अपडेटेबल रहे। और बाज़ दफ़ा जो कंसल्टेंट कंपनीज़ होती हैं उनके पास अपने टेम्पलेट्स होते हैं, वो उन टेम्पलेट्स के मुताबिक जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है उनका रिकॉर्ड अपने पास स्टोर रखते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसको डॉक्यूमेंटाइज करके उसको कोर टीम के हवाले कर दिया जाता है, उसकी कॉपी कंसल्टेंट टीम के पास भी होती है और एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंदर स्क्रीनशॉट्स लगे होते हैं ताकि जितनी भी चेंजेस की गई हैं उनको ट्रैक किया जा सके, उनका रिकॉर्ड अवेलेबल हो ताकि सिस्टम अपडेटेबल रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन करवाता कौन है? करते तो ज़ाहिर है ERP वेंडर हैं जो कि उनके पास डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन करवाता कौन है? क्योंकि कंसल्टेंट जो होते हैं वो एक ब्रिज होता है ऑर्गेनाइजेशन के और वेंडर के दरमियान में। तो ये ब्रिज जो होता है ये इंफॉर्मेशन गैप को फिल करता है। तो नो डाउट के ऑर्गेनाइजेशन ने जो चीज़ें परफॉर्म करवानी हैं वो कंसल्टेंट्स के थ्रू करवानी है, लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन के डॉक्यूमेंट को संभालना है या कॉन्फ़िगरेशन की अपडेट्स का रिकॉर्ड रखना है वो कंसल्टेंट टीम के ज़ुम्मे अगर कर देंगे तो फिर ये फ्यूचर के अंदर कंसल्टेंट टीम अवेलेबल नहीं होगी। कंसल्टेंट टीम क्योंकि उनकी हैवी ड्यूज़ होते हैं, हैवी फीसेस होती हैं, हम उनको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास राउंड होता है उसके लिए उनको हायर करते हैं। देन ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये तो टाइम के साथ साथ जो है ना ये आती रहती है। कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत जो है ना वक्त के साथ साथ, क्योंकि सिस्टम जब इस्तेमाल में आना शुरू होता है तो कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसी स्कोप के अंदर रहते हुए कस्टमर नई चीज़ें प्रोड्यूस करवाना चाहता है, तो अब मज़ीद कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी हम कहते हैं कि जी उसका जो सपोर्ट लाइफ साइकिल है, किसी भी ERP का सपोर्ट साइकिल लाइफ साइकिल है, उसके अंदर आप जो हमारे पास कंसल्टेंट्स होते हैं आप उनकी सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं।
जो हमारे पास अदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियली फिजिबल नहीं होता कि उनको जो है ना वो उन कंसल्टेंट्स को थ्रू आउट द लाइफ साइकिल हायर करके रखें। तो फिर वो जो कोर टीम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आइंदा आने वाली चेंजेस के लिए, ठीक है। तो कोर टीम के पास अगर वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा तो वो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल ERP इम्प्लीमेंट करवाने के 5 साल बाद कुछ चेंजेस आती हैं, वो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, उसके हम कहते हैं हायरार्की के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो वो चेंजेस किसने प्रोड्यूस करवानी है, फिर वो कोर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि जो कोर टीम होती है वो ERP की कोर टीम होने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शनल और प्रोडक्शनल वर्क भी कर रही होती हैं। अदरवाइज़ अगर सिंपल आप कंसल्टेंट टीम लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको दोबारा से कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, तो ये एक मुश्किल तरीक़ाकार हो जाता है। तो हम कोर टीम को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि वो तमाम तर कॉन्फ़िगरेशंस को ना सिर्फ परफॉर्म करवाए बल्कि उनके डॉक्यूमेंटेशन को भी जो ना वो ट्रैक करे, डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट रखे, और जैसे जैसे फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ती रहे उसको प्रोवाइड भी करते रहे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन में आमतौर पे कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं होता जिसके अंदर बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन ना हो, ठीक है। वहाँ सिवाय बल्कि अब तो उसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस आती हैं, लॉगिन्स एटसेट्रा के लिए भी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो जो प्रोफेशनल ERPs होते हैं उनमें बेसलाइन ज़्यादा होती है, और जो नॉवल होते हैं, जो नए नए होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है ताकि हम कंपनी की 100% रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हुई है, हम तमाम चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी वो सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस करवा चुके हैं। अब हम इसको डिप्लॉय करने से पहले इसको सिस्टम को टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि सिस्टम जो है ना वो एक्चुअल वर्किंग में जाने से पहले थॉरोली टेस्ट हो जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही जो अगला फेज़ स्टार्ट होता है वो टेस्टिंग का फेज़ होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 30 to 40% ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस फेज़। अब देखें कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर 60% टाइम लग रहा है, तो 40% टाइम एक्चुअली किस फेज़ के अंदर हो रही हैं सारी की सारी चीज़ें, ये रियलाइजेशन फ़ेज़ के अंदर हो रही हैं, ठीक है। अब ये टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, टेस्टिंग के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ टीम्स होती हैं, इंटरनल टीम होती है, वेंडर टीम होती है, कंसल्टेंट टीम होती है, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी आ सकती है। इस तरह से ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। टेस्टिंग का बेसिक पर्पस क्या है, टेस्टिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि आप अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ओपन करें, उसको सामने रख लें और एक एक चीज़ को परफॉर्म करके देखते जाएँ क्या वो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट जो आपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी है उसके मुताबिक वर्क करती है। तो ये हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग की एक टाइप है। तो टेस्टिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है? टेस्टिंग का पर्पस होता है कि आप इंश्योर करें कि पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी किसी सिस्टम के अंदर जो ना वो मीट हो रही है, जिसको हम यूनिट टेस्ट भी कह सकते हैं। किसी छोटे लेवल पे हम उसको देखते हैं कि क्या ये एक स्पेसिफिक चीज़ परफॉर्म हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखना चाहते हैं कि अकाउंट से डेबिट्स और क्रेडिट्स हो रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट होता है, हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट का DMC जनरेट होता है, हम रिज़ल्ट्स फीड करने के बाद देखते हैं कि क्या स्टूडेंट की GPA कैलकुलेट होती है। तो हम किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। दूसरा पर्पज़ ये होता है कि हम देखें कि डेवलपमेंट जो है वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन हुई है, जो स्पेसिफिकेशंस हमने रिटर्न दी थी क्या उनके मुताबिक वो सिस्टम वर्क कर रहा है। उसके बाद हम बिज़नेस सिनेरियो की वर्किंग को देखते हैं। बिज़नेस सिनेरियो से मुराद ओवरऑल वर्किंग, ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग से आप अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर आ गए और फिर आप ये देखते हैं कि बिज़नेस सिनेरियो इज़ वर्किंग फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, क्या कि वो फुल लोड के साथ वर्क कर सकता है, क्या हैवी लोड के अंदर सिस्टम स्लो डाउन तो नहीं हो जाता। तो इन्हीं सभी हम पर्सपेक्टिव को अगर पिक्टोरियली या डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो उसकी फंक्शनैलिटी है, क्योंकि ये कोर है। फंक्शनैलिटी यानी कि फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज़ को हम देखते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई हैं वो मीट हो रही हैं। ये कोर है इसका, ठीक है। लेकिन इस कोर के साथ चार चीज़ें और कनेक्टेड हैं। उसमें परफॉर्मेंस पहले नंबर पे है। परफॉर्मेंस में हम ये देखते हैं कि स्पीड कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है,
टॉलरेंस कितनी है, टॉलरेंस से मुराद टॉलरेंस अगेंस्ट द लोड, यानी कि फुल लोड के अंदर सिस्टम किस तरह से टॉलरेट करता है। आमतौर पे स्पीड इन टर्म ऑफ टाइम देखी जाती है और अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अगर आप कहते हैं कि जी कुछ उसके अंदर एरर्स आती हैं तो एरर्स को कितनी देर में, कितनी कम टाइम में हम उसको कवर अप कर सकते हैं उन एरर्स को, वो हमारे पास अवेलेबिलिटी कहलाती है। देन दूसरे नंबर पे हमारे पास है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी से मुराद ये है कि कितनी आसानी से इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, जो यूज़र्स हैं वो कितनी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, दिस इज़ द यूजेबिलिटी। देन हमारे पास आता है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस से मुराद होता है अमल दरामद करना, कंप्लाइंस से मुराद होता है अमल दरामद को यकीनी बनाना। तो कंप्लाइंस के अंदर हमारे पास जो कंफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनली भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं। इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं, और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के अंदर जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टैक्सेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एट्सेट्रा, उनको वो कंप्लाइंस उनके अगेंस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और देन लास्ट वन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से मुराद ये है कि हम ऑथोराइज्ड यूज़र्स को डाटे तक एक्सेस दें। अगर डाटा ऑथोराइज्ड यूज़र्स तक जा रहा है तो डाटा सिक्योर है, अगर अनऑथोराइज्ड यूज़र्स उस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो डाटा अनसिक्योर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अकाउंट में से कुछ अमाउंट डेबिट करने का इख्तियार सिर्फ फाइनेंस ऑफिसर के पास होना चाहिए, अगर कोई और डिपार्टमेंट उसके अंदर जो है ना वो डेबिट कर रहा है, इसका मतलब है कि डाटा सिक्योर नहीं है, ठीक है, और डाटा वैलिड भी नहीं रहेगा। तो ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, हम मल्टीपल डायमेंशंस को टेस्ट करते हैं, उनकी टेक्निक्स आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो टेस्टिंग होती है उसकी ये मल्टीपल टाइप्स हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा आज के लिए। हमारे पास टेस्टिंग जो है उसकी दो कैटेगरीज़ हैं, फंक्शनल टेस्टिंग है और परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास ये परफॉर्मेंस है और ये बाकी फंक्शनल टेस्टिंग है। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग में आगे यूनिट टेस्टिंग आती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है, रिग्रेशन टेस्टिंग आती है, और परफॉर्मेंस में हमारे पास लोड टेस्टिंग है और स्ट्रेस टेस्टिंग है। इनको बारी बारी देखते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है, यानी कि हमारे पास जो पहली कैटेगरी है फंक्शनल टेस्टिंग की, उसके अंदर जो सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे ईजीएस्ट लेवल है, वो हमारे पास है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। हर जैसे जैसे कोई मॉड्यूल ओपन किया जाता है उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के इनपुट्स को और आउटपुट्स को मैच किया जाता है। इनपुट और आउटपुट को मैच करने से मुराद ये है कि अगर आपने जीपीए कैलकुलेट करने का एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो मैनुअल तौर पे पहले आप कैलकुलेट करके देख लेते हैं और फिर इस सिस्टम को भी वो डाटा प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या सिस्टम वही रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास हम कहते हैं कि जी हमने एरिया कैलकुलेट करने का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मॉड्यूल बनाना है, तो वो एरिया कैलकुलेट करते हैं हम सिर्फ मैनुअल करके देखते हैं, फिर सिस्टम को वही वैल्यूज़ दे के देखते हैं कि क्या वो आंसर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है यूनिट टेस्टिंग। हम कहते हैं कि इन केस सम डेवलपमेंट इज़ डन, दोज डेवलपमेंट्स आर इमीडिएटली यूनिट टेस्टेड। अगर हमने कुछ चीज़ें डेवलपमेंट वो जो हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कर चुके हैं, जैसे जैसे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं साथ साथ में उसकी टेस्टिंग की जाती है। द प्रोग्राम और ट्रांजेक्शन इज़ टेस्टेड एंड एवेल्यूएटेड फॉर एरर्स। हमने उसको इनपुट्स देनी है और उनको आउटपुट्स को मैच करना है ताकि उसके अंदर एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकें। और जब ये सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर किया जाता है ईआरपी को, तो सबसे पहला टेस्ट जो उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है वो हमारे पास यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट टेस्ट दैट इज़ completed ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन एफर्ट एंड इट इज़ फोकस्ड टुवर्ड अ प्रोग्राम्स इनर फंक्शन रादर देन टुवर्ड्स इंटीग्रेशन। इसका बेसिक पर्पस इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसा अभी मैंने बताया इनर फंक्शनैलिटी को देखा जाता है। उसका बेहतरीन तरीक़ाकार क्या होता है कि आप उसको कुछ इनपुट्स दें और उन इनपुट्स के अगेन उनकी आउटपुट्स को नोट करें। अगर तो वो एक्चुअल आउटपुट्स आ रही हैं तो इसका मतलब आपका सिस्टम का ये वाला यूनिट परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये टेस्टिंग का पहला तरीक़ाकार है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। जब इंडिविजुअल मॉड्यूल्स टेस्ट हो चुके होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक फंक्शन को टेस्ट करते हैं। जब एक फंक्शन टेस्ट हो चुका होता है तो फिर आप उस प्रोसेस को टेस्ट करते हैं। जब प्रोसेस टेस्ट हो चुका होता है तो फिर आप बिज़नेस के सिनेरियो के ऊपर आ जाते हैं। ये जो बिज़नेस सिनेरियो लेवल की टेस्टिंग होती है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है, क्योंकि ये जो हमारे पास बिज़नेस सिनेरियो होता है उसके अंदर मल्टीपल जो प्रोसेसेस होते हैं, उनके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं,
उन सभी को इंटीग्रेट करके फिर उसको फ्लो में लेके आके देखा जाता है कि क्या ये सारी चीज़ें इसी तरह से वर्क कर रही हैं। जिस तरह से कल हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस तरह से यूनिवर्सिटी है, हम देखते हैं कि जी डाटा जब स्टूडेंट एडमिट होता है तो उसका डाटा, उसकी लिस्ट वगैरह प्रोड्यूस हो रही हैं एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर। फिर हम देखते हैं कि क्या वो लिस्ट आगे एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में जाती हैं। फिर हम देखते हैं क्या उनके अगेंस्ट रिजल्ट स्टोर हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं क्या एग्जामिनेशन उनके अगेंस्ट जो DMC जनरेट कर सकता है। फिर हम देखते हैं सेम एट द टाइम वो जो स्टूडेंट है उसके फाइनेंस की का रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है उसके अंदर। तो ये चीज़ें हम उसको फीड करके देखते हैं, ठीक है। हम इनपुट्स देते हैं टू अ सिस्टम, नॉट टू अ यूनिट। पूरे के पूरे सिस्टम को इनपुट्स दी जाती हैं और उसकी आउटपुट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एन इंटीग्रेशन टेस्ट कैन टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस द डिफरेंट ERP मॉड्यूल्स एंड आल्सो टेस्ट डेवलपमेंट्स, ठीक है। पूरे के पूरे ERP मॉड्यूल को इन अ फ्लो, पूरे के पूरे बिजनेस सिनेरियो को देखा जाता है इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देन हमारे पास आता है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हमने अपने तौर पे उसकी तमाम चीज़ों को चेक कर लिया, इनपुट्स दी और आउटपुट्स को हमने रिकॉर्ड करके देखा तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। अब हम उस यूज़र के सामने सिस्टम रखेंगे जिसने इसको इस्तेमाल करना है। उस यूज़र ने इसके अंदर जो है ना वो डाटा फीड करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और देन उसके मुताबिक उसने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात वो ज़ाहिर करने हैं। हो सकता है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस जो है वो शो कर दे, हो सकता है उसके ऊपर रिजेक्शन शो कर दे, ठीक है। तो क्योंकि यूज़र जो है वो उसके सक्सेस का एक अहम जो प्लेयर है, अगर यूज़र उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो कभी भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो ये भी फंक्शनल टेस्टिंग की एक टाइप है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं एंड यूज़र्स को दे देते हैं डाटा ताकि वो सिनेरियोज़ को, प्रोसेस को, ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करके देखें, ताकि गो लाइव होने से पहले जो भी उनको एम्बिग्विटीज़ नज़र आती हैं, जहाँ जहाँ पे उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको कवर अप किया जा सके। इंश्योर दैट दीज आर वर्किंग एज़ पर द सेटिस्फेक्शन। जिस तरह से यूज़र सेटिस्फाई होगा वैसे ही हम उसको गो लाइव फेज़ के अंदर लेके जाएंगे, अदरवाइज़ हम उसको नहीं लेके जाएंगे। एंड द लास्ट वन, रिग्रेशन टेस्टिंग। कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज़ मीन बाय रिग्रेशन टेस्टिंग? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिग्रेशन टेस्टिंग? इम्प्लीमेंटेशन करते हैं न्यू बैचेस की और फेस बाय फेस। नहीं, ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर होता है। इसके अलावा कोई बेटा? शाबाश। एनीवन एल्स? सो बेटा जी, रिग्रेशन टेस्टिंग से मुराद ये है कि आपने सिस्टम के किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को चेंज किया। उस मॉड्यूल को अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपके पास यूनिट टेस्टिंग है। आपने एक नया मॉड्यूल लेके आए हैं या किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म किए हैं, तो उसको जो टेस्ट करना है वो आपका यूनिट टेस्ट है। लेकिन आपने उस यूनिट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपने पूरे सिस्टम को टेस्ट करना होता है कि क्या उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को चेंज करने से बाकी सिस्टम के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया। इसको चेक करने के, इस चेकिंग के मेथड को, या चेकिंग के प्रोसेस को हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। कि अगर आप किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस के अगेंस्ट आपका बाकी सिस्टम की वर्किंग इफेक्ट ना हो, दिस चेकिंग इज़ नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। द सिस्टम चेंजेस डू नॉट इफेक्ट द वे द रेस्ट ऑफ सिस्टम वर्क्स। जिस तरह से बाकी सिस्टम वर्क कर रहा है, आपका जो ये सिस्टम है ये उस तरह से उसी तरह से वर्क करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने GPA का मॉड्यूल चेंज किया है अगर, तो हमारा ओवरऑल एग्जामिनेशन सिस्टम उससे इफ़ेक्ट ना हुआ हो। ये ना हो कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो है ना, वो कुछ ऐसे पैरामीटर्स पास हो रहे थे जो कि हमने उनको डिलीट कर दिया है, अब उन पैरामीटर्स को नहीं ले रहे। जब आपका यूनिट टेस्ट तो ठीक आ रहा है, लेकिन जब आपने उसको अपने सिस्टम का पार्ट बनाया तो बाकी सिस्टम उससे इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चेंजेस को परफॉर्म आमतौर पे नहीं किया जाता। जब भी चेंज परफॉर्म की जाती है उसके अगेंस्ट रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। ये भी फंक्शनल टेस्टिंग एक टाइप है। तो हम कहते हैं सेवरल कंपनीज यूज़ अ सेट ऑफ रीयूजेबल टेस्ट केसेस सिनेरियोज फॉर टेस्टिंग। अब जब हमारे पास सिस्टम को टेस्ट कर लिया गया है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर, तो जो टेस्ट केसेस बनाए गए हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। टेस्ट केसेस क्या होते हैं, कल के लेक्चर में बात करेंगे हम। आमतौर पे ये होता है कि इनपुट, कौन से मॉड्यूल को कौन सी इनपुट दी जाए और कौन सी आउटपुट आ जाए तो सिस्टम सक्सेसफुल है। तो इस तरह के टेस्ट केसेस का रिकॉर्ड बना के रखा जाता है।
तो वो रीयूजेबल टेस्ट केसेस अपने पास रखे जाते हैं। जैसे ही कुछ स्पेसिफिक चेंजेस परफॉर्म की गई, वो टेस्ट डाटा सिस्टम को फीड किया जाता है, आउटपुट का रिकॉर्ड किया जाता है, आउटपुट को मैच किया जाता है। अगर तो वो आउटपुट्स मैच कर जाएँ, इसका मतलब आपने जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से बाकी का जो मॉड्यूल्स हैं, बाकी के जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो ये टेस्टिंग हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। अब हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर दो तरह की टेस्टिंग आती है, लोड टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग से मुराद क्या है कि आप सिस्टम को फुल लोड दे के देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं, अभी क्योंकि ये गो लाइव फेज़ के अंदर नहीं है, अभी ये टेस्टिंग के फेज़ के अंदर है। आप ये देखना चाहते हैं कि आम तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 400 पीपल जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड हैं, एक वक्त में 400 लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो 400 लोगों को हम वर्चुअल यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं। आगे जाके जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास टूल अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे उनकी मदद से हम वर्चुअल यूज़र्स क्रिएट करते हैं, उनको इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या 400 या 500 लोग जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, वो सभी के सभी जब लॉगिन करेंगे, सभी के सभी लाइव होंगे, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, तो क्या सिस्टम स्लो डाउन तो नहीं होगा। यानी कि उसकी परफॉर्मेंस, स्पीड इन टर्म ऑफ टाइम और उसकी अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एरर करेक्शन हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम मेजर्ड मॉनिटर ऑन द अमाउंट ऑफ यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियस इन द सिस्टम, जितने लोग एट अ टाइम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये जो RTS होता है इलेक्शंस के अंदर, ये पिछले इलेक्शन में उसकी फेलियर की एक रीज़न ये थी कि उसके ऊपर लोड टेस्टिंग नहीं की गई। वो सारा दिन वर्किंग करता रहा, लेकिन एट दी एंड जब उसके ऊपर रिज़ल्ट फीड करने का टाइम आया, अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना हम कहते हैं 89,000 जो है ना वो पोलिंग स्टेशंस थे, 89,000 कॉन्स्टिट्यूंसीज पोलिंग स्टेशंस थे। उन्होंने रिज़ल्ट को फीड करना था। जब उस सिस्टम के ऊपर अराउंड 90,000 यूज़र्स आए, सिस्टम जो है ना वो हम कहते हैं वो बैठ गया, वो डेड स्टेट पे चला गया। तो ये उसकी लोड टेस्टिंग परफॉर्म चेक नहीं की गई थी। उसकी रीज़न भी ये थी कि उसके अंदर जो लास्ट अपडेट थी वो अराउंड 3 और 4 डेज़ पहले आई थी। तो वो इतनी चेंज के बाद उसके ऊपर जो उसकी लोड टेस्टिंग थी, उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, वो परफॉर्म ना होने की वजह से आइडिया नहीं था कि कितने ज़्यादा और रिसोर्सेज, कितने और सर्वर्स, कितनी और जो है ना वो मेमोरी और प्रोसेसर उसके लिए रिक्वायर्ड थे, वो उसके साथ अटैच नहीं किए गए थे। उस वजह से जब उसके ऊपर डाटा फीड करना स्टार्ट किया गया तो सिस्टम जो है वो हॉल्ट स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है, तो इस सिस्टम को कभी भी डिप्लॉय करने से पहले उसको फुल लोड के ऊपर टेस्ट किया जाता है। फुल लोड से मुराद जितने मैक्सिमम यूज़र उसको एक वक्त में इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर जो LMS है, उसको इस्तेमाल करने वाले फैकल्टी मेंबर्स प्लस स्टाफ मेंबर्स की तादाद ऑलमोस्ट 250 के राउंड अबाउट है। तो 250 के अगेंस्ट उसको सिस्टम को पहले चेक किया जाता है कि जब 250 पीपल्स जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो क्या सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा या सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लोड टेस्टिंग। देन हमारे पास आता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग से मुराद ये होता है कि किसी सिस्टम को आप किसी स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर, जब उसके ऊपर एक्सट्रीम लोड आ जाता है, ये लोड है और ये हमारे पास है एक्सट्रीम लोड। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो एक्सट्रीम लोड की कंडीशंस हैं, तब वो कैसा परफॉर्म करता है। जिस तरह से हम कहते हैं बैंकिंग सेक्टर है, आम दिनों में हम कहते हैं कि जी एक वक्त में फॉर एग्जांपल इतने यूज़र्स जो हैं वो बैंक की सहूलियत इस्तेमाल कर रहे होते हैं थ्रू ऑनलाइन और ATMs और बैंक ट्रांजैक्शंस। लेकिन हम कहते हैं कि जब ये हम कहते हैं पेमेंट का सीज़न होता है या पेंशन का सीज़न होता है, हर मंथ की 1st से लेके 4th 5th तक, उस दौरान उस सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा आता है। ठीक है, जो नॉर्मल लोड है उससे ज़्यादा लोड आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। ये टेस्ट किया जाता है कि जब इतना डाटा उसके अंदर आता है या हैवी लोड आता है, हैवी वॉल्यूम ऑफ डाटा आता है, उसके अगेंस्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। ऐसी टेस्टिंग को हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। यानी कि ये नॉर्मल रूटीन वाला लोड नहीं होता। नॉर्मल रूटीन वाला लोड ये यहाँ पे है, ये रूटीन से हट के लोड है। ठीक है, ये आम तौर पे हम कहते हैं कि जी ये एग्जांपल लिखी हुई है कि 31 मार्च को इन्वॉइसिंग सबसे ज़्यादा होती है पाकिस्तान के अंदर आमतौर पे जून में, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर ये कंप्लीट हो रहा होता है, तो जून में जो है ना वो मैक्सिमम लोड आता है तमाम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, तमाम बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर, तमाम फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो
उनका लोड का टाइम जो है ना वो हमारे पास जून का लास्ट वीक होता है, वो एक्सट्रीम लोड के ऊपर चल रहा होता है सिस्टम। तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म करके देखी जाती है कि यार सिस्टम जो है ना वो आप स्लो डाउन तो नहीं होता अगेंस्ट एक्सट्रीम वॉल्यूम ऑफ डाटा एट्सेट्रा। तो हमारे पास ये दो कैटेगरीज हैं, फंक्शनल टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस, फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। उसकी आगे सब टाइप्स हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। परफॉर्मेंस के अंदर हमने देखा लोड टेस्ट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। इसके आगे टेक्स्ट जो हमारे पास उसकी अप्रोचेज़ इस्तेमाल होती हैं और इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके हवाले से हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज़ हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।